हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग आईएमआरई जो सब्जेक्ट है उसका चैप्टर नंबर 3 टोटली कंप्लीट करने जा रहे हैं। उसके एमसीक्यू हम लोग यहाँ पर आज पढ़ने जा रहे हैं। सो दोस्तों वीडियो को प्लीज़ आप पूरा देखिए, ठीक है ना। आज यहाँ पर मैं जो चैप्टर नंबर 3 है उसका टोटल जितने भी एमसीक्यू हैं वो सारे के सारे इसी वीडियो में कंप्लीट करवाऊंगा। आज नो थ्योरी, कोई भी थ्योरी नहीं होगी, बस मैं क्वेश्चनों को समझाते हुए चलूँगा। अगर अभी तक आपने चैप्टर 3 अगर नहीं भी पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को देखिए, आपको लगभग सब समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। इसका थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ। कम से कम मैंने आईएमआरई में मैंने कम से कम 400 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दिए हैं। कितने? 400 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। एडीडी में मैंने 3 चैप्टर तक कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है ना। इसके साथ साथ मैंने यूडब्ल्यूईटी में भी इलेक्ट्रिक ड्राइव, उसमें से कम 4 चैप्टर, जैसे इल्यूमिनेशन हो गया, वेल्डिंग हो गया, हीटिंग हो गया, ड्राइव हो गया, ट्रैक्शन चैप्टर हो गया। ये सारे चैप्टर में, ट्रैक्शन चैप्टर तो अभी चल रहा है, उसका केवल अभी मैंने एक पार्ट अपलोड किया, उसके 2 पार्ट या फिर एक पार्ट उसमें और आएगा, उसके भी 2 पार्ट रहेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर बहुत ही, इस चैनल पर बहुत ही अच्छे, आपको जो अच्छे लेवल के ऑब्जेक्टिव मिल रहे हैं। ऐसे नहीं कि केवल उसमें से आपको ऐसे ही करवा दिए जा रहे हैं, बहुत ही अच्छे मीडियम लेवल के भी और बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, ठीक है ना दोस्तों। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सभी लोग ज्वाइन हो गए? अगर ज्वाइन हो गए तो ये जस्ट लिख दीजिएगा, आवाज़ वगैरह सब कुछ सही है, प्रॉपर, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन आज का हमारा क्या है कि विद्युत रोधी तेल के बूंद परीक्षण में यदि पानी की बूंद फैल रही है तो तेल है, ठीक है ना। ये है। तो दोस्तों ये जो बूंद परीक्षण है, सबसे पहले मैं इसके बारे में बताऊंगा कि क्या होता है। जो बूंद परीक्षण ये कहाँ पर किया जाता है, तो एक्चुअली में जो बूंद परीक्षण है, जैसे हमने अभी डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ टेस्ट वगैरह हो गया, तो देखो कुछ सारे परीक्षण होते हैं जो हम लोग लैब में करते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब हमारा वर्किंग साइट पर, कार्यस्थल पर, जब हम लोग ट्रांसफार्मर वगैरह लगाने जा रहे होते हैं, तो उस समय अगर हम लोग तेल वगैरह डाल रहे हैं, फिर कोई स्विच गियर लगा रहे हैं, उस पर कोई तेल वगैरह डाल रहे हैं, तो इंस्टॉलेशन यानी कि कार्यस्थल पर भी, वर्किंग साइट पर भी हम लोग क्या करते हैं, तेल को चेक कर लेते हैं। तो वहाँ पर तो लेबोरेटरी वगैरह होगी नहीं बहुत बड़ी, तो इस वजह से कुछ ऐसे मेथड होते हैं जो मतलब ईजिली से और आसानी से कर लिए जाते हैं, और उससे पता लगा लिया जाता है कि तेल हमारा सही है कि नहीं सही है। मतलब इससे 100% एक्यूरेसी नहीं रहती है इन परीक्षणों से, लेकिन हाँ मतलब 80 to 90% पता चल जाता है कि तेल हमारा कैसा है। तो उसी के अंतर्गत हमारा ये बूंद परीक्षण आता है, ठीक है ना। तेल के बूंद परीक्षण में यदि पानी की बूंद फैल रही है तो इससे क्या होता है, तो इससे ये पता चल जाता है, पहला ऑप्शन है कि अच्छा है तेल, या फिर प्रयोग कर सकते हैं, या फिर प्रयोग करना उचित नहीं, या फिर ये सभी। तो दोस्तों हम आपको बता दें सिंपल सा कि अगर हमारी पानी की बूंद क्या तेल पे फैल रही है, ठीक है ना, तो फिर क्या होगा कि उसका प्रयोग करना उचित नहीं है। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है दोस्तों? इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी नंबर ऑप्शन सही है, यानी कि प्रयोग करना उचित नहीं है। दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन है कि विद्युत रोधी तेल परीक्षण में यदि तेल में बदली जो इंग्लिश में से हम लोग क्लाउडीनेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्लाउडीनेस का आभास हो तो तेल कैसा है, तो ये पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर, उसमें तेल में हमारा कीचड़ उपस्थित है, या फिर तेल में हमारा क्या है, लौह के ऑक्साइड हैं, या फिर आलंबित ठोस पदार्थ उपस्थित हैं, या फिर ये सभी, ठीक है ना दोस्तों। तो हाँ दोस्तों हम आपको बता दें कि अगर क्या होता है कि अगर तेल में क्लाउडीनेस है, यानी कि क्या उस पर बदली जैसा दिखाई दे रहा है, धुंधला वगैरह दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, तो उसमें क्या उपस्थित है, तो उसमें से हमारा कीचड़ भी उपस्थित होता है, लोहे के ऑक्साइड और ठोस, आलंबित ठोस पदार्थ, ये सभी उपस्थित होती हैं। यानी कि इसमें से हमारा कौन सा नंबर, तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हुआ, ठीक है ना दोस्तों। सो अगर आपको ये आंसर, आप क्वेश्चन में उसमें भी बताते रहिए, चैट में बताते रहिए प्रॉपर। तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि यदि विद्युत रोधी तेल का रंग गहरा भूरा है तो उसमें उपस्थित है, ये बताना है। क्या होता है कि अगर हमारा विद्युत रोधी तेल का रंग कैसा है, गहरा भूरे कलर का है, तो फिर वो तेल कैसा, उसमें किस चीज़ की उपस्थिति है, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर है कि मिट्टी की उपस्थिति है, या फिर लौ ऑक्साइड की, या फिर डामर या चारकोल की, या फिर ये सभी उपस्थित हैं, ठीक है ना दोस्तों। आपको बताना है दोस्तों, हम आपको बता दें कि अगर विद्युत रोधी तेल का रंग कैसा है, गहरा भूरा है, कैसा है, गहरा हमारा भूरा है, तो उस पर क्या उपस्थित है, तो उस पर हमारा डामर या तारकोल, जिसे हम लोग तारकोल बोलते हैं, ये उपस्थित होता है। ये काले कलर का होता है, ठीक है ना। डामर तो आप जानते हो जिससे हमारी सड़क वगैरह बनती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर हमारा इसमें से तीसरा नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है कि यदि विद्युत रोधी तेल का रंग हरा है तो उसमें क्या उपस्थित होगा। अब ये दोस्तों बताना है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है मिट्टी, या फिर दूसरा लौह ऑक्साइड, या फिर हमारा डामर या चारकोल, या फिर ताम्र यौगिक। ताम्र का मतलब होता है कॉपर की, मतलब कंपाउंड यौगिक वगैरह, ठीक है ना दोस्तों। ये बताना है आपको।
दोस्तों हम आपको बता दें कि अगर तेल में क्या होता है, सिंपल सा, कि अगर तेल कैसा है, हरे रंग का है, तो उसमें से किसके यौगिक उपस्थित हो रहे हैं, तो उसमें से ताम्र की यानी कि कॉपर के यौगिक उपस्थित होते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, डी नंबर ऑप्शन सही है। 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि विद्युत रोधी तेल के बार बार भंजन से उसमें आ जाता है, क्या आ जाता है, मतलब तो पहला ऑप्शन है लौह के कण, कॉपर के कण, कार्बन के कण या फिर नमी। ठीक है ना दोस्तों आप चैट में बताइए कि किसकी उपस्थिति हो जाती है बार बार अगर हमारा विद्युत रोधी तेल का भंजन हो रहा है, तो किसकी उपस्थिति हो जाती है। तो दोस्तों हम आपको बता दें उसमें किसकी उपस्थिति हो जाती है, कार्बन के कण आ जाते हैं। किसके आ जाते हैं, कार्बन के कण आ जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर हमारा इसमें तीसरा सही है। दोस्तों अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और कम से कम शेयर कर दीजिए दोस्तों। इतना आपके लिए मतलब डेली क्लासेस आपको मिलती हैं, प्रॉपर अच्छे तरीके से आपकी थ्योरी भी करवाई गई है, एमसीक्यू भी प्रॉपर करवाए गए हैं और भी एक्स्ट्रा क्लासेस आपको दी जा रही हैं। ठीक है, मैंने तो केवल IMRE की बात की थी, इसके बाद मैं UEET की भी, इलेक्ट्रिक टेक्शन, इलेक्ट्रिक ड्राइव, ये सारे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन ला रहा हूँ, और EDD में भी बहुत अच्छे क्वेश्चन ला रहा हूँ। ठीक है ना, तो प्लीज़ दोस्तों कम से कम वीडियो क्लास को लाइक तो कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों में। ठीक है ना, 6वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि मशीन की पूर्ण क्षमता व दक्षता के साथ प्रयोग में लाने के कारण सामान्य व आवर्ती क्रिया को क्या कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये देखिए क्या होता है कि देखो इसमें से क्या होता है कि ऐसे एज ए कोई डेफिनेशन टाइप का भी दे देगा। ठीक है ना, कुछ ये ऐसी होंगी कोई डेफिनेशन वो पूछ लेगा कि कोई ऐसे क्वेश्चन कि वो प्रॉपर डेफिनेशन होता है किसी चीज़ के। ठीक है ना, तो यहाँ पहला कुछ ये क्वेश्चन पूछा गया 6वां कि मशीन की पूर्ण दक्षता और क्षमता और दक्षता के साथ प्रयोग में लाने के कारण सामान्य और आवर्ती क्रिया को क्या कहते हैं। यानी कि अगर हमारी मशीन क्या कि मशीन प्रॉपर वर्क करती रहे, अपनी पूर्ण इफिशियंसी के साथ वर्क करती रहे, तो उसमें से क्या करते हैं कि एक नॉर्मल यानी कि एक टाइम टू टाइम में उसमें क्या हम लोग एक प्रोसेस करते रहते हैं, वो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है उसे हम लोग रिपेयरिंग कहते हैं, या फिर मेंटेनेंस कहते हैं, या फिर ब्रेक डाउन मेंटेनेंस कहते हैं, या फिर ये सभी, या फिर जो उसमें मतलब एक पीरियोडिकली टाइम यानी कि 8 दिन बाद, 4 घंटे बाद, मतलब किसी भी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे हम लोग करते रहते हैं। तो वो क्या होगा इसमें ऑप्शन नंबर, दोस्तों ये बताना है आपको। तो इसमें से ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, जिसे हम लोग बोलते हैं मेंटेनेंस, यानी कि मेंटेनेंस ही करते रहते हैं मशीनों का एक स्पेसिफिक टाइम में। हो सकता है अगर कोई मशीन बहुत ज़्यादा चलती है तो उसका हम लोग मेंटेनेंस जल्दी जल्दी करते हैं, अगर मशीन कोई उसकी बहुत ज़्यादा कम यूज होती है तो उसका थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले लेते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे होता है, तो उसे हम लोग मेंटेनेंस प्रोसेस बोलते हैं। अगले नंबर की तरफ चलते हैं, 7वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। जो मेंटेनेंस होता है, इससे मेंटेनेंस से लाभ क्या होते हैं दोस्तों ये बताना है। पहला ऑप्शन है यहाँ पर कि यंत्रों की क्या होती है, सुरक्षा हो जाती है, या फिर श्रमिकों की सुरक्षा हो जाती है, या फिर उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार होता है, या फिर ये सभी। दोस्तों ये आपको बताने कि इसमें कौन सा ऑप्शन नंबर हमारा सही है। दोस्तों हम आपको बता दें कि जो मेंटेनेंस होता है, मेंटेनेंस के क्या लाभ होते हैं। तो मेंटेनेंस से हमारी यंत्रों की तो देखो सुरक्षा होती ही है, श्रमिकों की भी सुरक्षा होती है, क्योंकि अगर हो सकता है कोई मूविंग पार्ट्स ऐसा हो कि अचानक से टूट के जो हमारा श्रमिक काम कर रहा है मशीन पर उस पर भी लग सकता है। उत्पादन की गुणवत्ता में भी सुधार होता है, क्योंकि क्या होता है कि मशीन अगर जब बहुत अच्छी तरीके से चलती है तो जो उससे प्रोडक्ट निकलता है उस पर भी मतलब डिफेक्ट कम होते हैं। तो यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है ना दोस्तों, अब 8वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि अनुरक्षण के प्रकार होते हैं। दोस्तों ये बताना है आपको कि अनुरक्षण के कितने प्रकार होते हैं, ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है 1, दूसरा है 2 या 3 या फिर 4। ठीक है दोस्तों, हम आपको बताएं जो अनुरक्षण या फिर कह दीजिए मेंटेनेंस के कितने टाइप्स होते हैं। दोस्तों मेंटेनेंस के हमारे कितने टाइप्स होते हैं, मेंटेनेंस के 4 टाइप्स होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है। और वो टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस कौन कौन से होती है वो मैंने नीचे थोड़ा सा लिख भी दिया है कि पहला तो है हमारा कौन सा है, पहला है हमारा करेक्टिव मेंटेनेंस, जिसे हम लोग करेक्टिव और ब्रेकडाउन मेंटेनेंस बोलते हैं। दूसरा हमारा शेड्यूल्ड मेंटेनेंस, तीसरा है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, और चौथा है प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस। करेक्टिव मेंटेनेंस और ब्रेकडाउन बस थोड़ा थोड़ा सा मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा कि करेक्टिव और ब्रेकडाउन मेंटेनेंस ये होता है कि जब हमारी कोई मशीन ख़राब हो जाती है फिर हम लोग मेंटेनेंस करते हैं, उसे बोलते हैं ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। शेड्यूल्ड मेंटेनेंस का होता है कि मतलब एक निर्धारित समय पर, मतलब शेड्यूल की 4 घंटे बाद करना पड़ेगा, 4 दिन बाद करना पड़ेगा, ये शेड्यूल। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का मतलब होता है कि मशीन ख़राब होने से पहले ही हम लोग क्या, जैसे अगर कोई नट बोल्ट ढीली हो रही तो अगर हम पहले से उसे ढीली होते ही उसे टाइट कर देंगे तो फिर हमारी मशीन नहीं ख़राब होगी, उसे हम लोग बोलते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। और प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस का होता है कि मतलब पहले से मतलब आभास हो जाए किसी चीज़ का, तो हम लोग, या फिर कि जैसे अगर हो सकता है कि कोई चीज़ अगर जैसे मशीन नट बोल्ट ढीली हो रही तो मतलब हमें एक वो हो गया तो भाई ऐसे यहाँ पर मशीन में ज़्यादा फॉल्ट आ सकता है, ज़्यादा कोई, तो उसे हम लोग बोलते हैं प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के हमारे मेंटेनेंस होते हैं। ठीक है ना दोस्तों, अब 9वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी मशीन या उपकरण के कार्य ना करने के बाद किया जाने वाला अनुरक्षण का क्या है, यानी कि जब कोई मशीन कार्य करना बंद कर देती है फिर उसके बाद उसका जो मेंटेनेंस करते हैं उस मेंटेनेंस को क्या बोलते हैं दोस्तों, आपको ये बताना है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है कि ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, दूसरा ऑप्शन है कि शेड्यूल्ड मेंटेनेंस, तीसरा है प्रिवेंटिव या फिर प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस। ठीक है ना दोस्तों हम आपको बता दें इसमें कौन सा ऑप्शन नंबर सही है दोस्तों। तो किसी मशीन या उपकरण के कार्य न करने के बाद
किया जाने वाला जो मेंटेनेंस कहलाता है वो कौन सा कहलाता है, उसे बोलते हैं हम लोग ब्रेक डाउन मेंटेनेंस। और ब्रेक डाउन मेंटेनेंस का दूसरा नाम क्या है दोस्तों, मैंने बताया भी था, चैट में बताइए क्या होता है उसका, होता है करेक्टिव मेंटेनेंस, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हुआ। 10वें नंबर क्वेश्चन की तरफ दोस्तों चलते हैं। 10वें नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है कि किसी मशीन या उपकरण के कार्य करने पर ही किया जाने वाला निरीक्षण, यानी कि हमारी मशीन कार्य कर रही है और उस टाइम ही मतलब मशीन के कार्य करते हैं, यानी कि मशीन रुकी नहीं है, मशीन प्रॉपर वर्क कर रही है और तभी हम लोग उसमें जो मेंटेनेंस करते हैं उस मेंटेनेंस को क्या बोलते हैं। तो पहला ऑप्शन है ब्रेक डाउन मेंटेनेंस या फिर शेड्यूल्ड मेंटेनेंस या फिर यहाँ पर तीसरा प्रिवेंटिव या फिर प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस। दोस्तों हम आपको बता दें कि मशीन हमारी प्रॉपर कार्य भी कर रही है और उसी टाइम हम लोग उसमें हल्की फुल्की अगर कुछ भी थोड़ी सी कमी आती है वो पहले ही मतलब उसको सही कर देते, तो उसे हम लोग बोलते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। कौन सी, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि एक फिक्स टाइम पर किया जाने वाला अनुरक्षण कहलाता है, यानी कि एक मतलब एक वही मैंने बताया ना कि एक फिक्स टाइम बता दिए कि भाई 4 घंटे बाद करना है, फिर मतलब ये जैसे एक मेंटेनेंस बता दी कि भाई 3 बजे एक मेंटेनेंस होना है डेली, मतलब एक बना दिया पहले से ही जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। अब ये मेंटेनेंस का वर्क कौन देखता है, ये भी देखो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि जो मेंटेनेंस का वर्क होता है वो मेनली मेंटेनेंस डिपार्टमेंट देखता है, अनुरक्षण विभाग देखता है, ठीक है ना। वो सारा का सारा क्या रखता है, ब्यौरा रखता है, लॉग बुक, डाटा बुक। अगर ये भी अगर जैसे इसकी जो थ्योरी वगैरह है अगर अभी तक आपने नहीं देखी तो अभी भी आपके पास दोस्तों टाइम है, आप जाके प्रॉपर देख सकते हैं। कम से कम मैंने 56 या 57 लेक्चर्स मैंने थ्योरी के दिए, टोटली कंप्लीट करवाया चैप्टर 3 तक, और बहुत ही मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में करवाया है। तो वहाँ जाके आप पर्टिकुलर जिस भी चीज़ जो भी आप मतलब टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, जो भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा का सारा है, वहाँ पर एक भी चीज़ आपको बेवजह नहीं बताएगी, सारा का सारा आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग है जो IMRE के लेक्चर थ्योरी लेक्चर करवाएंगे। तो अभी तक आपने नहीं देखा तो वो जाके देख लीजिए, ठीक है ना। तो वहाँ चीज़ें और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। और उसके साथ साथ ये यहाँ पर तो आपको मैं MCQ तो आपको तैयारी करवा रहा हूँ। तो जो हमारे हाँ एक निर्धारित या फिर फिक्स टाइम पर जो अनुरक्षण किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं। पहला ऑप्शन है ब्रेकडाउन मेंटेनेंस या शेड्यूल्ड मेंटेनेंस या फिर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस या फिर प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस। दोस्तों हम आपको बता दें एक फिक्स टाइम में जो हमारा मेंटेनेंस किया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं शेड्यूल्ड मेंटेनेंस। क्या बोलते हैं, शेड्यूल्ड मेंटेनेंस। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें कौन सा सही है, बी नंबर सही है। अब हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूर्व निर्धारित समय पर किया जाने वाला अनुरक्षण कहलाता है। दोस्तों ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है कि इसे बोलते हैं हम लोग निर्धारित अनुरक्षण या फिर ब्रेक डाउन अनुरक्षण या फिर निरोधक अनुरक्षण या फिर पूर्व निर्धारित अनुरक्षण, ठीक है ना दोस्तों आपको बताना है कौन सा इसमें ऑप्शन नंबर सही होगा। वैसे मैंने इसका समझा ही दिया तो आप आसानी से बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा। तो इसमें से ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही होगा। कौन सा सही होगा दोस्तों, इसमें से ऑप्शन नंबर 4 यानी कि पूर्व निर्धारित अनुरक्षण। 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ दोस्तों चलते हैं। पूर्व निर्धारित अनुरक्षण में यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना दोस्तों। पहला ऑप्शन है ऑडियो गेज का, वाइब्रेशन एनालाइज़र, तापमान का, फिर स्ट्रेन गेज का या फिर ये सभी का। दोस्तों आपको बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन नंबर हमारा सही है, चैट में ज़रूर बताइए, ठीक है ना। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि जो पूर्व निर्धारित जो अनुरक्षण होता है उसमें से जो यंत्र प्रयोग किए जाते हैं, ऑडियो गेज यानी आवाज़ वगैरह वाइब्रेशन, कोई से ज़्यादा वाइब्रेशन तो नहीं, स्ट्रेन गेज यानी कि इन सभी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें कौन सा सही है दोस्तों, इसमें से ऑप्शन नंबर हमारा डी नंबर ऑप्शन सही है। अब हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑथराइज्ड यानी कि प्राधिकृत व्यक्ति कौन होता है ये बताना है। पहला ऑप्शन है क्या वो एक कुशल विद्युतकार होता है, उच्च वोल्टता लाइनमैन होता है, उपकेंद्र सब स्टेशन जिसे हम लोग ऑपरेटर बोलते हैं यानी कि उपकेंद्र परिचालक, या फिर ये सभी, ठीक है ना। तो दोस्तों हम आपको बता दें ऑथराइज पर्सन कौन होता है, तो ऑथराइज पर्सन ये सभी होते हैं। अब मैं यहाँ पर ऑथराइज पर्सन की थोड़ी सी डेफिनेशन क्लियर करना चाहूँगा। तो इसमें से ऑप्शन नंबर तो हमारा ये सभी हो गया। ऑथराइज पर्सन का जो हमारा डेफिनेशन होती है वो दोस्तों क्या होती है, ऑथराइज पर्सन वो होता है जिसको हमारी गवर्नमेंट से एक सर्टिफिकेट प्राप्त होता है, ठीक है ना। सर्टिफिकेट उससे मिल जाता है कि आपको मतलब आप जाके कहीं पर भी मेंटेनेंस का काम देख सकते हैं। ये हमारा डिपार्टमेंट मतलब गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, ठीक है ना। और तो वही हमारा प्राधिकृत व्यक्ति होता है, उसे हम लोग ऑथराइज्ड पर्सन बोलते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि जो आप एक साइन देखिए, एक ट्रायंगुलर वाला बॉक्स बना है और इसके बाद इसमें एक साइन है, ठीक है ना। इसमें बताना है कि ये साइन किसका है दोस्तों। देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है कि ऐसे इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से वो हर एक प्रकार के क्वेश्चन इंक्लूड करने की कोशिश की है जो जिससे चांसेस हैं कि आए आपके, ठीक है ना, एग्जाम में आने के चांसेस हैं। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। इसमें से यहाँ पर मैं 3 साइन इसी तरह के इसमें हो सकता है कि इसके बदले दूसरा कोई साइन आ जाए, तो उनमें तीन साइन हैं इसी तरह के, उन सबको मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। सो प्लीज़ वीडियो को आप पूरा देखते रहिए। MCQ बहुत ही अच्छी तरीके से मैं यहाँ पर कंप्लीट करा रहा हूँ, ठीक है ना। वैसे इसका बताइए कि चैट में इसका क्या होगा, आंसर क्या होगा इसका, कौन सा। पहला ऑप्शन में दिया गया संकट में विद्युत अवस्था परंतु विद्युत खतरे से कम कष्टदायक, सामान्य संकट में स्थित को दर्शाता है ये साइन, या फिर संकट में स्थित वस्तु में लेजर के उपयोग के कारण, या फिर ये सभी।
ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों हम आपको बता दें कि ये जो साइन है दोस्तों, ठीक है ना, ये जो साइन है ट्रायंगल करके और ऐसे करके, इसके बाद ऐसे ये है और यहाँ पर ये पॉइंट रखा गया। तो ये जो साइन एक्चुअली में किसको दर्शा रहा है, सामान्य संकट में स्थित को दर्शा रहा है। कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है ना। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी सही है। अब इसके साथ मैं दो साइन और बता रहा हूँ। देखिए एक साइन ये हमारा, एक साइन हमारा ये होता है कि ऐसे ट्रायंगल होता है, ठीक है ना, ये हमारा ट्रायंगल होता है और ट्रायंगल के बाद ये ऐसे, देखिए ऐसे जैसे अर्थ का साइन नहीं बनता है ऐसे, जहाँ पर कहीं फॉल्ट, सॉरी जहाँ पर कहीं फॉल्ट हो जाता है ऐसे। तो ये जो अगर एक ऐसा साइन बना हुआ है, ये साइन हमारा किसको दर्शाता है, तो ये हमारा साइन दर्शाता है संकट में विद्युत अवस्था परंतु विद्युत खतरे से कम कष्टदायक, ये उसको दर्शाता है, ये वाला जो साइन है, ठीक है ना। इसके बाद एक साइन और होता है, वो साइन कौन सा होता है, एक साइन हमारा ऐसे ट्रायंगल बनता है, ट्रायंगल बनने के बाद उस पर क्या हो जाता है कि एक ऐसे सूरज टाइप का बन जाता है, ये ऐसे। ये किसको दर्शाता है, ये दर्शाता है संकट में स्थित वस्तु में लेजर उपयोग के कारण, तो ये इसको दर्शाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से 3 साइन हो गए, इन तीनों साइनों को याद रखना। एक साइन हमारा ये कैसे होगा, ये जैसे फॉल्ट होता है, फॉल्ट टाइप का, तो ये हमारा पहला होता है वो संकट में स्थित परंतु विद्युत खतरे से कम कष्टदायक। तो इस तरीके से 3 साइन, इन तीनों साइनों को आप याद रखना। अगर अभी तक आपने वो मतलब इसका बहुत ज़्यादा और ज़्यादा डिटेल में तो आप थ्योरी लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, यानी कि इसका लेक्चर थ्योरी वाला पढ़ा हुआ है, जाके देख लीजिए, ठीक है ना। इसका 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि जो खतरे की नोटिस की भूतल से ऊंचाई कितनी होती है दोस्तों, ये आपको बताना है। वैसे मैंने ये क्वेश्चन हो सकता है पहले भी करवा दिया हो और ना भी करवाएगा तो मैं इसको करवा रहा हूँ कि खतरे की नोटिस जो होती है। अब दोस्तों यहाँ पर आप ये बताइए, उसमें चैट में बताइए कि जो खतरे की जो नोटिस होती है ये किस आई रूल्स में आती है, यानी कि किस आई रूल्स के में हम लोग खतरे की नोटिस को लगाते हैं, ये बताइए दोस्तों, ठीक है ना। चैट में बताइए सभी लोग बताइए, ठीक है। वैसे जो खतरे की जो नोटिस होती है वो भूतल से कितनी ऊंचाई पर होती है दोस्तों, तो ये हमारी कितनी ऊंचाई पर होती है, पहला ऑप्शन है 2 मीटर, 1.5 मीटर, 3 मीटर, फिर 3.4 मीटर। दोस्तों हम आपको बता दें कि जो खतरे की ऊंचाई की जो नोटिस जो होती है, इसकी भूतल से ऊंचाई कितनी होती है, 3.4 मीटर की ऊंचाई पर होती है। कितनी होती है, 3.4, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है दोस्तों, इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है ना दोस्तों। ये बताइए अभी तक आपने वो दिया कि नहीं, आंसर दिया, सभी लोग दीजिए चैट में बताइए कि खतरे की नोटिस को किस आई रूल्स के अंतर्गत हम लोग लिखते हैं या फिर लगाते हैं, चैट में बताइए। 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अस्थायी भूसंपर्कन में अर्थिंग इलेक्ट्रोड जो होता है, अर्थिंग रॉड होती है, सॉरी अर्थिंग रॉड की लंबाई क्या होती है दोस्तों, ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो मैं पहले ही वाले क्वेश्चन का बता देता हूँ आंसर, अभी तक जिन लोगों ने बताया नहीं बताया। जो खतरे की जो नोटिस होती है दोस्तों, जो खतरे की नोटिस होती है वो किस आई रूल्स, तो आई रूल्स 35 के में हम के अंतर्गत लगाई जाती है, ठीक है ना, खतरे की नोटिस। तो अब यहाँ हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन की जो मतलब अस्थायी भूसंपर्कन में अर्थिंग रॉड की लंबाई कितनी होती है दोस्तों, पहला ऑप्शन है 2 फीट, दूसरा ऑप्शन है 3 फीट और तीसरा ऑप्शन है 4 फीट, चौथा ऑप्शन है 5 फीट। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि जो हमारी अर्थिंग होती है, वो अर्थिंग रॉड होती है अस्थायी भूसंपर्कन में, उसकी लंबाई कितनी होती है, 5 फीट होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा इसमें 4th सही है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि OH लाइन का पेट्रोलिंग समय होना चाहिए, ठीक है ना। पेट्रोलिंग जो गस्ती दल का समय होता है, मतलब होना चाहिए, मतलब ये कि कम से कम इतने टाइम में तो पेट्रोलिंग होनी ही चाहिए, यानी कि उसकी देखरेख होनी चाहिए। जो ओवरहेड लाइन होती है, OH का मतलब क्या होता है यहाँ पर, OH का मतलब है ओवरहेड लाइन, ठीक है ना। तो इसमें पेट्रोलिंग का समय कम से कम ये टाइम इसमें पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है 1 वर्ष, दूसरा है 6 वर्ष, या फिर 6 महीना, या फिर 3 महीना। दोस्तों आपको कहीं ना कहीं आप ऑप्शन देखकर भी बता सकते हैं सिंपल सा, इसमें कौन सा ऑप्शन नंबर हमारा सही है, चैट में बताइए दोस्तों, ठीक है ना। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन नंबर सही है, इसमें 3 महीना, यानी कि कम से कम 3 महीने में जो ओवरहेड लाइन है उसकी हमारी क्या होती रहनी चाहिए, पेट्रोलिंग, मतलब कि जो गश्ती दल द्वारा पेट्रोलिंग हो जानी चाहिए, यानी कि कम से कम 3 महीने में हो जाना चाहिए इसकी देखरेख। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 19 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर किसी लाइन में ओपन सर्किट फॉल्ट है तो मेगर का मान कितना, मतलब कितना दिखेगा, ये दोस्तों बताना है, ठीक है ना। कि अगर हमारे किसी सर्किट में ओपन सर्किट फॉल्ट आ गया, अब उसको मेगर के द्वारा आप मेज़र कर रहे हैं, तो उस मेगर में जो वैल्यू दिखाएगी वो कितनी दिखाएगी, सिंपल सा। तो मैं सिंपल सा बता दूँ, पहला ऑप्शन है यहाँ पर शून्य, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन है अनंत, तीसरा ऑप्शन है 1 या फिर बहुत अधिक, ठीक है ना दोस्तों, ये बताना है आपको। दोस्तों हम आपको बता दें कि जो जब कभी मतलब ये वैसे हम लोग क्या करते हैं, लाइन हो गया फिर जो केबल वगैरह में अगर हम लोग ओपन सर्किट फॉल्ट हो गया, तो उसमें से जब हम मेगर के द्वारा हम नापते हैं, तो अब ओपन सर्किट का मतलब क्या है, ये हमारा तार है, अब ये तार क्या है कि ये तार हमारा गया टूट यहाँ से, तो इसके बीच हमारा प्रतिरोध कैसा रहेगा, अनंत रहेगा। तो सिंपल सी बात है, आपने यहाँ पर मेगर लगाया, मेगर को तो जब नापा तो यहाँ पर अगर ओपन सर्किट फॉल्ट है तो मेगर में कितना प्रतिरोध आना चाहिए, अनंत आना चाहिए, कितना आना चाहिए, अनंत। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर हमारा इसमें दूसरा सही है, यानी कि अनंत आएगा। वहीं सिंपल सा अब
अगर किसी लाइन में शॉर्ट सर्किट फॉल्ट है तो मेगर के द्वारा मान दिखाया जाएगा। अब ये दोस्तों आपको बताना है कि अगर हमारा क्या है कि अगर उसमें शॉर्ट सर्किट हो गया तो कैसे। अब शॉर्ट सर्किट कैसे होता है, शॉर्ट सर्किट कैसे होती है कि दो तार आपस में मिल जाते हैं। अब हमेशा याद रखना आप कि जब भी कभी शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होता है तो वहाँ पर रेजिस्टेंस का मान कैसा हो जाता है, रेजिस्टेंस का मान हमेशा कैसे हो जाता है, शून्य हो जाता है। कैसा हो जाता है, शून्य हो जाता है या फिर बहुत ही कम हो जाता है, ठीक है ना। तो उसे हम लोग शून्य मानते हैं, सिंपल सा। तभी वहाँ पर शॉर्ट सर्किट में हमारी करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, ठीक है ना। तो अब सिंपल सा हम लोग मेगर के द्वारा रेजिस्टेंस ही तो माप रहे हैं, तो इसमें से कितना मान शॉर्ट सर्किट फॉल्ट में मेगर का मान कितना आएगा, शून्य आएगा, सिंपल से। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ, फर्स्ट सही हुआ। 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि किसी लाइन में अर्थ फॉल्ट है तो मेगर के द्वारा मान दिखाया जाएगा। दोस्तों अब देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आने हैं आपके। दोस्तों बताइए चैट में कि अब अगर अर्थ फॉल्ट आ गया तो मेगर के द्वारा कितना मान दिखाया जाएगा। तो पहला ऑप्शन है शून्य, दूसरा ऑप्शन है अनंत, तीसरा ऑप्शन है 1 या फिर बहुत अधिक। दोस्तों ये बताना है आपको, ठीक है ना। दोस्तों हम आपको बता दें कि अगर किसी लाइन में अर्थ फॉल्ट आ जाता है, क्या आ जाता है, अर्थ फॉल्ट आ जाता है, तो सिंपल से वो कैसा उसमें मान आएगा। तो पहला शून्य, अनंत, 1 या फिर बहुत अधिक। दोस्तों हम आपको अर्थ फॉल्ट में भी क्या आएगा, अर्थ फॉल्ट में भी मेगर की वैल्यू कितनी आएगी, शून्य आएगी। कितनी आएगी, शून्य आएगी। अब 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि किसी भी परिपथ का बंद पाथ बनता है किसके द्वारा बनता है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर फेज तार द्वारा, न्यूट्रल तार द्वारा, अर्थ तार द्वारा, फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए कि चैट में इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। वैसे अगर मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो भी अपलोड किया है कि अर्थिंग और न्यूट्रल में क्या डिफरेंस होता है, अगर वो आपने देखा है तो आपको पता चल जाएगा ईजिली से, ठीक है ना, और आप आसानी से समझ पाएंगे। वैसे भी आप जानते भी होंगे, वैसे बताइए इसके चैट में क्या होगा आंसर। तो सिंपल सा है, जो हमारा जो बंद पर पाथ बनता है किसके द्वारा बनता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सही होगा, दूसरा सही होगा, न्यूट्रल तार के द्वारा। किसके द्वारा, न्यूट्रल तार के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। घरों में सप्लाई लेते समय सर्विस लाइन तथा एनर्जी मीटर के बीच प्रयोग होता है, क्या प्रयोग होता है, ये दोस्तों आपको बताना है। देखिए बहुत ही अच्छा, हर एक टॉपिक से मैंने क्वेश्चन टच किए हैं, यानी कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग मैं सब कुछ आपका क्वेश्चन भी फ्रेम किए, ठीक है दोस्तों। अगर अभी तक आपने जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आप तो लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। आपके लिए इतने अच्छे से क्वेश्चन लाए हैं, ठीक है ना। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए, कम से कम दो चार अपने दोस्तों लोगों को तो जोड़ लीजिए, ठीक है ना। इतनी अच्छे से आपके लिए क्वेश्चन लाए जा रहे हैं। चलिए इसका बताइए चैट में आंसर क्या होगा कि घरों में सप्लाई लेते समय सर्विस लाइन तथा एनर्जी मीटर। अब सर्विस लाइन क्या होती है, तो सिंपल सा मैं समझा देता हूँ कि ये जैसे हमारा पोल्स है और यहाँ से जो लाइन जो केबल के द्वारा आपके एनर्जी मीटर तक जो आपकी लाइन आती है, तो इसे तार आता है, उसे हम लोग बोलते हैं सर्विस लाइन, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि सर्विस लाइन तथा एनर्जी मीटर यहाँ कहीं बीच में वो पूछ रहा है कि किसका प्रयोग करते हैं, ये बताना है दोस्तों। तो पहला ऑप्शन है न्यूट्रल लिंक का, दूसरा है मेन स्विच का, या फिर फ्यूज का, या फिर आइसोलेटर का। तो ये आपको बताना है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि सर्विस लाइन और एनर्जी मीटर के बीच किसका प्रयोग करते हैं, फ्यूज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, फ्यूज का प्रयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हुआ, तीसरा सही हुआ। 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि डिम तथा फ्लिकरिंग का मतलब होता है वो जो नहीं लुक दुब कैसे वो जलती है लाइट, यानी कि जलती बुझती जलती। तो फ्लिकरिंग या डिम या तथा फ्लिकरिंग लाइट का कारण क्या होता है। पहला ऑप्शन है खराब या जले तार के जोड़ होते हैं, या फिर टर्मिनल कनेक्शन सही नहीं, या फिर जले हुए या टूटे हुए तार के कारण, या फिर खराब या जले हुए स्विच के कारण, या फिर ये सभी, या फिर इन सभी के कारण होता है। दोस्तों बताइए चैट में इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों हम आपको बता दें सिंपल सा कि डिम और फ्लिकरिंग लाइट का क्या कारण होता है। तो डिम और फ्लिकरिंग लाइट का कारण क्या होता है कि अगर कोई तार जल गया है या फिर टर्मिनल कनेक्शन सही नहीं है, फिर जले हुए टूटे हुए तार, फिर खराब या जले हुए स्विच, इन सभी के कारण क्या होता है, लाइट डिम और फ्लिकरिंग, मतलब लाइट में फ्लिकरिंग आने लगती है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें 5th नंबर से, यानी कि ये सभी। और भी होता है कि जब लोड बहुत ज़्यादा आ जाता है कभी कभी, तब भी हमारी क्या हो जाती है। आपने देखा होगा कि अगर आप अपने घर पे नॉर्मल जैसे अगर आप जब हीटर वगैरह लगा देते हैं तो क्या हो जाता है कि आपके घर की लाइट थोड़ी सी क्या हो जाती है, डिम हो जाती है, यानी कि जब लोड बढ़ जाता है तब भी हमारी लाइट भी क्या हो जाती है, डिम हो जाती है, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस का मापन किया जाता है। जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है उसका किसके द्वारा मापन किया जाता है। पहला ऑप्शन है मेगर के द्वारा, मेगा ओम मीटर के द्वारा, मेगा विद्युत रोधन परीक्षक के द्वारा, फिर ये सभी। दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन नंबर सही हो, दोस्तों ये बताना है आपको। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है इसका मापन हम लोग इन सभी के द्वारा करते हैं, यानी कि ये सभी मेगर के द्वारा, मेगा ओम मीटर के द्वारा, मेगा विद्युत परीक्षक, इन सभी के द्वारा। कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही है, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है। 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि घरेलू विद्युत रोधन प्रतिरोध का मापन कितने वोल्ट के मेगर द्वारा किया जाता है। दोस्तों ये आपको बताना है। देखिए ऐसे ही डाटा वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों इसमें 26 नंबर में पहला ऑप्शन है 250 वोल्ट, फिर है 200 वोल्ट का मेगर, या फिर 500 वोल्ट का मेगर, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। तो वैसे सबको पता होगा कि जो हमारे पहले, तो आपको ये पता होना चाहिए कि घरेलू वायरिंग में विद्युत रोधन जो है, अब जो इंसुलेशन जो डिजाइन किया जाता है, हमेशा याद रखना, जो इंसुलेशन डिजाइन किया जाता है वो वोल्टेज के अनुसार डिजाइन किया जाता है, कितना वोल्टेज होता है हमारा।
अब घरों पे जो वोल्टेज आता है वो कितना आता है हमारा, सिंपल सा वो आता है हमारा 240 वोल्ट आता है ना, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग जो मेगर का प्रयोग करेंगे कितना करेंगे इसके लिए हम लोग मेगर का प्रयोग करेंगे 500 वोल्ट का मेगर प्रयोग करेंगे। कितने का, 500 वोल्ट का, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही है। 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि 3 फेज 440 वोल्ट वायरिंग के लिए कितने वोल्ट का मेगर प्रयोग करेंगे दोस्तों, ये बताना है। पहला ऑप्शन है 250 वोल्ट मेगर, 500 वोल्ट मेगर का, 750 वोल्ट का मेगर है, फिर 1000 वोल्ट का मेगर, ठीक है ना दोस्तों। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों, चैट में बताते रहिए, ठीक है ना। तो इसमें से दोस्तों हम आपको बता दें कि इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। इसमें से ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है, यानी कि 1000 वोल्ट का मेगर प्रयोग करें। कितने का, 1000 वोल्ट का मेगर प्रयोग करें। अब देखिए थोड़ा दोस्तों इस एक पॉइंट को याद रखना कि आपको जितने वोल्ट का, मतलब जितनी वोल्ट की आपकी वायरिंग है या जितने वोल्ट की आपकी लाइन है, उससे जस्ट हम लोग डबल वोल्टेज का मेगर प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर 440 हो गया। अब 440 का मतलब लगभग आप 500 मान लीजिए। अब 500 का डबल करिए तो कितना हो गया, 1000 हो गया। जैसे अब यहाँ पर मैंने ऊपर वाले जो क्वेश्चन में 240 वोल्ट था, 240 का वोल्ट का डबल करिए, ठीक है ना। तो लगभग मतलब उसके डबल से हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि मेगा ओम मीटर में कौन सा जनरेटर प्रयोग होता है दोस्तों, ये बताना है। अगर आपने मेगा ओम मीटर के बारे में भी सही से नहीं पढ़ा है, ठीक है ना, तो आप जाइए, उसको भी मैंने पर्टिकुलर बहुत अच्छे तरीके से इसके लिए थ्योरी लेक्चर्स में कंप्लीट करवा दिया है, देख लीजिए वहाँ जा करके, ठीक है ना। अभी भी आपके पास टाइम है, आप अच्छे से IMRE को बहुत अच्छी तरीके से हमारे चैनल से तैयार कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जो मेगा ओम मीटर होता है इसमें कौन सा जनरेटर प्रयोग होता है, तो पहला ऑप्शन सिंक्रोनस जनरेटर, DC जनरेटर, टर्बो जनरेटर, फिर ये सभी जनरेटर। दोस्तों हम आपको बता दें कि मेगा ओम मीटर में हमारा कौन सा जनरेटर प्रयोग होता है, इसमें प्रयोग होता है ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा सही है, DC जनरेटर प्रयोग होता है, ठीक है ना। अब 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि मेगर में जनरेटर को कितनी स्पीड से घुमाया जाता है, ठीक है ना दोस्तों। तो पहला ऑप्शन है 400 RPM, दूसरा है 300 RPM, या फिर 150 RPM, या फिर 120 RPM, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके लगभग आने के चांसेस हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये कभी कभी क्या होता है कि लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं। तो इसमें से यही आपको चीज़ें याद रखनी। जो मेगर में जनरेटर को जो हम लोग कितनी स्पीड से घुमाते हैं, तो हम लोग उसे घुमाते हैं 120 RPM से, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 4th सही है। 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छोटी मशीनों का विद्युत रोधन का मान कम से कम होना चाहिए, यानी जो छोटी मशीनें होते हैं उनका विद्युत रोधन का मान कम से कम कितना होना चाहिए, ये बताना है आपको। पहला ऑप्शन है 0.25 मेगा ओम, या फिर 0.5 मेगा ओम, या फिर 1 मेगा ओम, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों हम आपको बता दें कि जो हमारी छोटी मशीनें होती हैं उनको जो विद्युत रोधन का मान है तो कम से कम 1 मेगा ओम तो होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर हमारा इसमें तीसरा सही है। 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विद्युत रोधन प्रतिरोध के खराब होने का कारण दोस्तों क्या है, ये आपको बताना है। तो उसमें से पहला एजिंग, अत्यधिक कंपन, ट्रैकिंग और ये सभी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 वर्ड हैं, एजिंग और ट्रैकिंग। देखिए क्या होता है कि कभी कभी आपके इंग्लिश वर्ड भी आ जाएंगे डायरेक्ट, हो सकता है कि आपका एजिंग हिंदी में भी लिख के आ जाए, इंग्लिश में भी लिख के आ जाए, ट्रैकिंग हिंदी में भी लिख के आ जाए। और वैसे ट्रैकिंग का हिंदी क्या होता है, लीक पकड़ना, वैसे मैंने तो यहाँ पर लिख दिया, लेकिन अगर हो सकता है अगर इंग्लिश में ही आ गया तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो विद्युत रोधन के प्रतिरोध के खराब होने के कारण क्या है, तो आप एजिंग का मतलब होता है ज़्यादा ही होना, अत्यधिक कंपन या ट्रैकिंग, लीक पकड़ना, तो ये सभी होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी सही है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन, वो न्यूनतम वोल्टेज जिस पर पदार्थ के विद्युत रोधन गुण नष्ट हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन है उसे पंचर वोल्टता कहते हैं, फिर भंजक वोल्टता कहते हैं, फिर परीक्षण वोल्टता कहते हैं, फिर ये सभी। तो वह न्यूनतम वोल्टेज जिस पर पदार्थ के विद्युत रोधन गुण हमारे क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, उसे हम लोग बोलते हैं, ऑप्शन नंबर इसमें दूसरा सही है, भंजक वोल्टता कहते हैं। क्या कहते हैं, भंजक, यानी कि उसमें भंजक वोल्टता में विद्युत रोधन गुण क्या हो जाते हैं, हमारे बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठोस परावैद्युत की सतह पर भंजक से बनने वाले चालकीय पथ को क्या कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। अभी मैंने यहाँ पर बात की थी लीक पकड़ना। अब लीक पकड़ना होता क्या है, मैंने उसके बारे में, तो आपके ऐसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं। देखिए ऐसे कोई, क्योंकि आप लीक पकड़ना आपने वैसे नॉर्मल, आप लीक पकड़ना आप सुना तो होगा नाम, लेकिन आप जानते नहीं होगे क्या। तो ऐसे कहीं ना कहीं ऐसे चांसेस हैं कि आप, बहुत ही सिंपल है, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो सिंपल सा है कि ठोस वैद्युत की सतह पर भंजक से बनने वाले चालकीय पथ को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है एजिंग, ट्रैकिंग, डर्ट डिपोजिशन, या फिर डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ब्रेकडाउन, ठीक है ना। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन नंबर है, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा सही है, ट्रैकिंग, ठीक है ना। 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि विद्युत रोधी तेल का अधिकतम घनत्व 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब देखिए दोस्तों मैं थोड़ा सा यहाँ का समझाऊंगा। देखिए यहाँ पर लगभग जो चीज़ें होंगी वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी आपको, मतलब तापमान, मतलब 27 डिग्री तापमान पर भी नापना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। घनत्व हो गया, विस्कोसिटी, मतलब विस्कोसिटी, डेंसिटी, विस्कोसिटी, ये सब सारी चीज़ें लगभग तो यहाँ पर बताना है। तो कौन सा पहला ऑप्शन 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर की, 0.89 ग्राम पर सेंटीमीटर की, या फिर 1.89 ग्राम पर सेंटीमीटर की, या फिर इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो हम आपको बता दें कि जो तेल का, विद्युत रोधी तेल का जो अधिकतम घनत्व होता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर, वो होता है हमारा दूसरा नंबर 0.89 ग्राम पर सेंटीमीटर की, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा
सेकंड नंबर ऑप्शन सही है दोस्तों। अब ये देखिए, ये डाटा वाले क्वेश्चन है। अगर आप चाहें तो इनको ऐसा कर लीजिए कि नोट्स में आप, अगर आप लिख रहे हैं तो नोट्स में सिंपल सा लाइन टाइप में लिख लीजिए, ऐसे पूरा क्वेश्चन मत लिखिए, लाइन टाइप में। और एक आप जब आप इसे रिवीजन करेंगे तो रिवाइज करने में आपको बहुत आसानी मिलेगी, ठीक है ना। अदरवाइज आप वीडियो को दोबारा भी देख लेना। 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विद्युत रोधी तेल का 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम श्यानता, श्यानता का मतलब होता है, इंग्लिश में बोलते हैं इसे विस्कोसिटी। क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें पूछा है विस्कोसिटी, ये ठीक है ना। तो इसमें पूछा 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर विस्कोसिटी कितनी होती है। पहला है 17 EST, EST एक मात्रक होता है, 27 EST या फिर 37 EST या फिर 47 EST, सिंपल सा। तो इसमें से आपको बताना है। तो पहले इसमें कौन सा ऑप्शन नंबर, इसमें ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा से 27 EST, ठीक है ना। 36 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विद्युत रोधी तेल का 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर न्यूनतम अंतःपृष्ठीय तनाव, इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंटरफेसियल टेंशन, कितना होता है दोस्तों, ये बताना है। कितने? 27 डिग्री पर बताना है दोस्तों। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर 4 न्यूटन पर मीटर, या फिर 0.4 न्यूटन पर मीटर, फिर 0.04 न्यूटन पर मीटर, या फिर इनमें से कोई नहीं दोस्तों, ठीक है ना। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि जो इंटरफेसियल टेंशन होता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर विद्युत रोधी तेल का कितना होता है? 0.04 न्यूटन पर मीटर, ठीक है ना। इसके बाद 37 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वह तापमान जिस पर विद्युत रोधी तेल जमना प्रारंभ कर देता है वो कौन सा तापमान होता है दोस्तों, वो बताना है। पहला ऑप्शन है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर -1 डिग्री सेंटीग्रेड, -7 डिग्री, या फिर -9 डिग्री सेंटीग्रेड, दोस्तों आपको बताना है। दोस्तों हम आपको बता दें कि वह तापमान कौन सा तापमान होता है, तो वो होता है, जल्दी से चैट में बताइए दोस्तों। अभी तक जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और अभी भी अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए प्लीज़, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ वो कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर हमारे विद्युत रोधी तेल जमना प्रारंभ हो जाता है, तो वो हो जाता है हमारा 4th नंबर, यानी कि -9 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमारा विद्युत रोधी तेल जमना प्रारंभ हो जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि ट्रांसफार्मर विद्युत रोधी तेल का इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन वोल्टेज कम से कम कितना होता है, दोस्तों आपको ये बताना है, ठीक है ना दोस्तों। तो देखो इसमें पहला ऑप्शन है 10 kV। अब देखिए वो जो वैल्यू होती है किसमें, तो RMS में होती है, फिर 20 kV RMS, या फिर 30 kV RMS, या फिर इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो ट्रांसफार्मर विद्युत रोधी तेल का जो इलेक्ट्रिक जो ब्रेकडाउन वोल्टेज कम से कम कितना होता है? 30 kV RMS होता है। कितना? 30 kV, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही है। अब देखिए ये क्या होता है, ये जब हमारा तेल छना हुआ नहीं होता है, जब उसे हम प्रॉपर फिल्टर कर देते हैं, तब यही हमारी वैल्यू कितनी 40 kV तक पहुंच जाती है, ठीक है ना। इस चीज़ को आप याद रखना कि अगर ये आप पूछ लीजिए कि छने हुए तेल, प्रॉपर छने हुए तेल का इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन कितना होता है कम से कम, तो वो होता है हमारा 40 kV। और ऐसे ही मतलब छना वाना नहीं है ऐसा ही, तो फिर 30 kV होता है, ठीक है ना। 39 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ट्रांसफार्मर विद्युत रोधी तेल का परावैद्युत विसरण गुणांक, ठीक है ना, जैसे हम लोग विसरण गुणांक को tan डेल्टा से भी डिनोट करते हैं, 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना होता है ये बताना है दोस्तों। पहला ऑप्शन है 0.5, 0.05, या 0.005, या फिर 0.0005, ठीक है ना, ये दोस्तों बताना है। तो दोस्तों हम आपको बता दें जो हमारा ट्रांसफार्मर जो होता है उसका परावैद्युत विसरण गुणांक 90 डिग्री पर कितना होता है? 0.005 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है? तीसरा सही है, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 28 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर विद्युत रोधी तेल का विशिष्ट परीक्षण, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कितना होता है दोस्तों, ये बताना है आपको, ठीक है ना। दोस्तों हमारा 28 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर विद्युत रोधी तेल का जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है ये बताना है आपको, ठीक है ना। बताइए कितना होता है दोस्तों। पहला ऑप्शन है 30 × 10⁻12 ओम सेंटीमीटर, 3 × 10⁻11 ओम सेंटीमीटर, या फिर 500 × 10⁻12 ओम सेंटीमीटर, फिर 15 × 10⁻12 ओम सेंटीमीटर, ये दोस्तों आपको बताना है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन नंबर सही है दोस्तों, हम आपको बता दें इसमें से कौन सा ऑप्शन हो। इसमें ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है दोस्तों, जल्दी से बताइए चैट में। तो दोस्तों इसका आंसर नंबर क्या होगा? इसका आंसर हमारा तीसरा होगा। कितना होगा? 500 × 10⁻12 ओम सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब वहीं पर अगर ये पूछ दिया जाए कि 90 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कितना होगा, तब अब कितना होगा, तो वो होगा हमारे कितना होगा 30 × 10⁻12 ओम सेंटीमीटर, ये होगा हमारा 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और ये हमारे कितने पे 28 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये याद रखना, ठीक है दोस्तों। तो इसका तो वैसे ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही है। अब हम लोग एक 41 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विद्युत रोधी तेल में पानी की अधिकतम मात्रा कितनी हो सकती है ये बताना है। पहला ऑप्शन है कि 20 ppm, ठीक है ना, पार्ट्स पर मिलियन होता है। इसके बाद 30 ppm, या फिर हमारा 100 ppm, या फिर 50 ppm। तो हमारी विद्युत रोधी तेल में पानी की अधिकतम मात्रा कितनी हो सकती है, तो वो हो सकती है हमारी 50 ppm। कितनी हो सकती है? 50 ppm हो सकती है। और ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर हमारा 4th सही है। 42 क्वेश्चन नंबर की तरफ चलते हैं कि अर्थ टेस्टर के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये आपको बताना है। पहला है प्रेरण के सिद्धांत पर, या फिर विभवपात। दूसरा है वोल्टेज ड्रॉप के सिद्धांत पर, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं विभवपात के सिद्धांत पर, फिर थर्मोकपल के सिद्धांत पर, या फिर इनमें से कोई नहीं दोस्तों, ये बताना है आपको, ठीक है ना। दोस्तों हम आपको बता दें सिंपल सा, जो हमारा अर्थ टेस्टर होते हैं किसके सिद्धांत पर, तो वोल्टेज ड्रॉप के
सिद्धांत पर कार्य करते हैं कि ऑप्शन नंबर हमारा इसमें दूसरा सही है। इसके बाद 43 क्वेश्चन नंबर की तरफ चलते हैं। अर्थ टेस्टर में भू क्षण तथा विभव क्षण के बीच की दूरी कितनी होती है, ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर कौन सा, पहला ऑप्शन है हमारा 25 मीटर या फिर 20 मीटर या फिर 12.5 मीटर फिर 50 मीटर। ठीक है दोस्तों, ये जो अर्थ टेस्टर होता है आपने देखा होगा वहाँ पर 3 क्षणें होती हैं, एक ये होती है, एक ये होती है। तो एक तो इसे बोलते हैं भू क्षण, इसे बोलते हैं हम लोग, एक विभव क्षण होती है, एक धारा क्षण होती है, ये होती है धारा क्षण। ठीक है ना, इस तरीके से ये होता है। तो भू क्षण और विभव क्षण के बीच की दूरी कितनी होती है, 12.5 होती है, और विभव क्षण और धारा क्षण के बीच की दूरी 12.5 होती है, और भू क्षण और धारा के बीच कितनी होगी, 2500 हो गई। तो इसी तरीके से तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हुआ, सिंपल सा, इसका हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हुआ, यानी कि 12.5 मीटर। 44 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन्स में सामान्यतः दोष होते हैं, ये बताना है आपको कि जो हमारी रोटेटिंग मशीन होती है, इलेक्ट्रिकल मशीन होती है, इनमें सामान्यतः कौन कौन से दोष होते हैं, वैद्युत दोष होते हैं, चुंबकीय दोष होते हैं, यांत्रिक दोष होते हैं, या फिर ये सभी। ठीक है दोस्तों, तो सिंपल सा आपको तो ये क्वेश्चन आ ही रहा होगा कि जो हमारे रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन्स होती हैं उनमें सारे दोष होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर हमारे इसमें कौन सही है, ये सभी, यानी कि इसमें सारे दोष होते हैं, चुंबकीय, वैद्युत, यांत्रिक सभी। अब 45 नंबर क्वेश्चन हो गया कि ग्राउलर का प्रयोग होता है, ये बताना है आपको। ठीक है ना, मोटर का भूदोष पता करने में, यानी कि अर्थ फॉल्ट पता करने में, मोटर का खुला परिपथ यानी कि ओपन सर्किट पता करने में, दोष पता करने में, फिर शॉर्ट सर्किट दोष पता करने में मोटर का, या फिर इनमें से कोई नहीं दोस्तों। ठीक है ना, तो ग्राउलर का प्रयोग क्या होता है, तो सिंपल से हम आपको बता दें कि जो ग्राउलर का प्रयोग होता है, इसका प्रयोग हम लोग करते हैं कि मोटर पे शॉर्ट सर्किट दोष को पता करने में। कैसे, किसको पता करने में, शॉर्ट सर्किट, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारे इसमें तीसरा सही है। अब हम लोग 46 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि कंपास विधि का प्रयोग होता है, ये हम लोग क्या पता करने में, फिर किसको पता करने में हम लोग करते हैं कंपास विधि का प्रयोग। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर अर्थ फॉल्ट में, या फिर ओपन सर्किट फॉल्ट में, या फिर शॉर्ट सर्किट फॉल्ट में, या फिर रिवर्स फॉल्ट में, ये ठीक है ना, यानी कि पता करने में किसका प्रयोग होता है, फिर कैसे पता किया, मतलब किसका कहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है, ये बताना है दोस्तों आपको। तो चैट में बताइए दोस्तों जल्दी तक। अभी तक जिन लोगों ने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पर आज हमारे जो चैप्टर नंबर 3 है इसके सारे MCQ कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है ना, और इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी आसानी से। ठीक है ना, जल्दी से लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है ना, तो पहला ऑप्शन क्या था, अर्थ फॉल्ट, ओपन सर्किट फॉल्ट, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, या फिर रिवर्स फॉल्ट। दोस्तों हम आपको बता दें कि जो हमारा कंपास विधि का प्रयोग होता है किसमें होता है, रिवर्स फॉल्ट को पता करने में। कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर हमारा इसमें 4 नंबर सही है। ठीक है ना, इसके बाद हम लोग चलते हैं 47 क्वेश्चन की तरफ कि फ्यूज का प्रयोग कहाँ पर होता है दोस्तों, ये आपको बताना है सिंपल सा। ठीक है ना, फ्यूज का प्रयोग कहाँ पर होता है, फेज तार में होता है, न्यूट्रल तार में होता है, अर्थ तार में होता है, फिर इन सभी में होता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको आ भी रहा होगा सिंपल सा, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाता हूँ। तो इसमें से हमारा जो फ्यूज का प्रयोग किसमें होता है, फेज तार में होता है। कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, फर्स्ट नंबर सही है। इसका 48 नंबर क्वेश्चन है कि सिंगल फेज AC में भू उदासीन तार का रंग कैसे होता है दोस्तों, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है हरा, फिर काला है, फिर नीला, फिर लाल। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जो ये देखिए ये स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड पहले से बताया कि इसी आप अपने घर पे कैसा करते हैं, या फिर आपने देखोगे नहीं कह देंगे आप चैट में कहने लगे कि नहीं सर हमने तो वहाँ इस कलर का देखा था, तो ऐसा नहीं, ये मतलब स्टैंडर्ड इसमें पूछा गया है। जो सिंगल फेज AC में जो उदासीन तार होता है उसका रंग कैसा होता है, ऑप्शन नंबर इसमें 2 सही, यानी कि काला होता है। ठीक है ना, इसके बाद हम लोग 49 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि AC सप्लाई की बस बार का रंग कैसा होता है दोस्तों, ये बताना है आपको। तो सिंपल सा, अब तो ये रंग होने का मतलब उसके ऊपर ऐसे रंग नहीं करने का मतलब है, उसको जो हमारी बस बार उसको कलर नहीं करते, यानी कि उसको दर्शाने का मतलब है कि उसको किस रंग से दर्शाते हैं, ये कौन कौन से रंग से दर्शा सकते हैं, ये पूछा गया है। ऐसा नहीं आपको कह दो कि वैसे बस बार को रंगते नहीं हैं। ठीक है ना, तो पहला ऑप्शन है लाल, या फिर नीला, या फिर पीला, या फिर ये सभी दोस्तों। ठीक है ना, तो दोस्तों हम बता दें कि जो AC सप्लाई जो होती है, AC सप्लाई की जो बस बार होती है उसका रंग लाल, नीला, पीला, इन सभी रंगों से दर्शाया जाता है। कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर हमारा इसमें D सही है। 50 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि किसी उपकरण को स्थापना पर विद्युत प्रवाहित करने से पहले कुछ परीक्षण करना अनिवार्य होता है, ये किस आई रूल में वर्णित है दोस्तों। अब आई रूल्स के मैंने थ्योरी लेक्चर्स में कितने 3 वीडियो दोस्तों दिए, कितने दिए दोस्तों, मैंने 3 वीडियोस दिए हैं। रूल नंबर 28 से लेकर के रूल नंबर 94 तक सारे के सारे आई रूल्स मैंने कंप्लीट करवाए। अगर अभी तक आपने नहीं देखे जाके वहाँ पर प्लीज़ देख लीजिए। इसके साथ साथ मैंने जब वो जो फर्स्ट चैप्टर का जो MCQ करवाए हैं इंपॉर्टेंट, उनमें भी मैंने आई रूल्स के बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन लिए हैं। तो आप जाके वो भी पिछली अगर वीडियो अभी तक नहीं देखें तो जाके देख लीजिए, अगर देखें भी तो एक बार दोबारा से और देख लीजिए, आपको और भी कन्फर्मेशन हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर 50 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि किस उपकरण से स्थापना, मतलब कोई उपकरण अगर जब स्थापित कर दिया गया, अब उस पर हम लोग मतलब करंट फ्लो करा रहे हैं, उससे पहले ही हम लोग उसमें क्या करना पड़ता है, हम लोग कुछ परीक्षण करते हैं, वो अनिवार्य होता है परीक्षण करना, मतलब उसकी टेस्टिंग वगैरह करना। वो किस आई रूल्स में वर्णित है, तो पहला ऑप्शन है कि उसमें पहला ऑप्शन है आई रूल्स 45, आई रूल्स 47, या फिर आई रूल्स 46, या फिर आई रूल्स 48। तो दोस्तों हम आपको बता दें
किस में वर्णित है, तो ये आई रूल्स हमारा 47 में वर्णित है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर हमारे इसमें दूसरा सही है। कौन सा, ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। ठीक है दोस्तों। सो दोस्तों आज बहुत बहुत आपने ये पूरा वीडियो देखा, पूरी क्लास देखी, थैंक यू दोस्तों। और आप सभी के सपोर्ट और प्यार से आई हमारी पूरी आज से कंप्लीट हो गई है। ठीक है ना, सारे मैंने एमसीक्यू करवा दिए हैं 3 चैप्टर तक। ठीक है ना, इसके साथ साथ मैंने थ्योरी लेक्चर्स भी कंप्लीट करवा दिए हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा, अब जितना से ज़्यादा हो सके आप इन्हीं थ्योरी लेक्चर्स को देखिए, आप एमसीक्यू देखिए। ठीक है ना, अगर कहीं पर आप कोई डाउट हो तो आप हमारे इसकी, हाँ दोस्तों, अगर इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है। वैसे उसका नाम है पॉलीटेक्निक लर्निंग 77, क्या, पॉलीटेक्निक लर्निंग 77। ठीक है ना, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल का ही नाम है। वहाँ पर आप ज्वाइन हो जाइए। यहाँ पर आपको सारी पीडीएफ और बुक्स, क्वेश्चन बैंक वगैरह में बुक्स की पीडीएफ, ये सारी हैंड रिटेन नोट्स मैं सब कुछ उपलब्ध करवाता रहूँगा। अभी दोस्तों मैं अभी आपको क्लासेस मतलब कंटेंट देने के उसमें ज़्यादा फोकस कर रहा था, इस वजह से मैं थोड़ी सी पीडीएफ वगैरह इधर उधर हो जाती है। मैं एक दिन मैनेज कर दूँगा सारी से, वैसे मैं देता भी रहता हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ जाइए वहाँ पर। इसकी भी जो पीडीएफ है वो मैं अभी जाके अपलोड कर दूँगा, डोंट वरी। ठीक है ना, तो वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर दीजिए। अगर कोई डाउट्स है, कोई है तो आपको कैसे, मतलब एग्जाम से रिलेटेड कैसा भी डाउट है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट नोटिस वगैरह तो मैं बताता ही रहता हूँ। वहाँ पर कोई भी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होती रहती है। वहाँ पर कोई डाउट्स है तो वहाँ पर आप कमेंट सेक्शन है, वहाँ पर मतलब उसमें टेलीग्राम चैनल पर वहाँ पर डिस्कस भी करते हैं, डिस्कस करने का चैनल भी बना है। वहाँ पर आप डिस्कस करके मुझसे डायरेक्ट डाउट्स भी पूछ सकते हैं। कैसा भी डाउट्स आपके एग्जाम से रिलेटेड, आपकी पढ़ाई के मतलब जैसा भी रिलेटेड सब कुछ आप पूछ सकते हैं। इसके साथ अब मैं ईडीडी पे फोकस करूँगा और यूडब्ल्यूईटी पे भी फोकस करूँगा, और जल्दी से मैं अभी इसी वीक में सारा का सारा फिनिश करवा दूँगा। ठीक है ना, तो आप सभी के प्यार और सपोर्ट से मैंने IMRE को बहुत ही अच्छी तरीके से नेक्स्ट लेवल में कंप्लीट कर दिया, जो कि किसी भी यूट्यूब चैनल पे आपको नहीं मिलेगा। ठीक है ना, इस तरीके जिस तरीके कंटेंट मैंने आपको दिया। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। थैंक यू दोस्तों।